अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। मैं हूँ शुमाइला अफजल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटल्ड ऑन बहावलपुर। मैं आपको पढ़ाऊँगी केमिस्ट्री। और पहले आपके जैसे सेक्शन अलग अलग थे, अब आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो एक ही सेक्शन हो गया है, यानी आपको एक ही टीचर जो हैं वो पढ़ाएंगी। अच्छा, क्योंकि कॉलेज में जब हम थे सेक्शन आगे पीछे थे, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया था, कुछ ने नहीं पढ़ा था, तो हम वहीं से शुरू करने लगे जहाँ से बच्चे पीछे थे, क्योंकि S3 के बच्चे पीछे थे थोड़ा सा। S1 के बच्चों ने पढ़ लिया था, लेकिन हम वहीं से ही शुरू करने लगे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में सबसे पहले तो ये कि इसका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये वाला, ये इसकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से मुराद ये कि इसके 8 पास्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। अब ये सारे 8 पास्टुलेट एक ही बंदे ने नहीं बताया हुआ, डिफरेंट बंदों का काम है जो अब हमारे पास इस फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है। इस पैराग्राफ में जो है आपने उन लोगों के काम जो हैं वो MCQs के लिए याद कर लेने, उनके ईयर्स जिसमें उनकी पब्लिकेशंस आई वो याद कर लेने हैं। ठीक है। हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, अब यहाँ पे हम वैसे जैसे हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना गैसेस की, वो नहीं, सिर्फ वो पढ़नी है जो काइनेटिक के हवाले से, यानी मॉलिक्यूल्स जब, काइनेटिक का मतलब मोशन, तो जब वो हरकत कर रहे हैं वो वाली जो चीज़ें हैं उसके हवाले से जो उनके पास्टुलेट्स हैं सिर्फ वो पढ़ने हैं। ठीक है। द बिहेवियर ऑफ गैसेस हैज़ already been discussed in gas laws. These laws were based on experimental observation, quite independent of nature of gas, in order to illustrate the behavior of gases quantitatively. Bernoulli in 1738 put forward kinetic molecular theory of gases. This theory led Clausius in 1857 to derive the kinetic equation and deduce all the gas laws from it. यानी उन्होंने क्या किया, वो जो हमने पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ सारे पढ़े थे, वो इससे वेरीफाई किए हुए हैं कि जो इसके पास्टुलेट्स हैं वो उन पे पूरा उतरते हैं। दिस थ्योरी वाज लेटर ऑन एलॉबरेटेड एंड एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल, हु गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। According to this law, molecules are in the form of groups having definite velocity ranges. जैसे एक गाड़ी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रही है। ठीक है। अब उसकी स्पीड होगी, ये डिस्टेंस होगा जो है वो सारा कुछ ही। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने गैस बंद की हुई है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो मूव जिस वेलोसिटी से कर रहे हैं, आहिस्ता चल रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं, जो भी है वो उसकी जो है एवरेज वेलोसिटीज कहलाएंगी। बोल्ट्जमैन also contributed and studied the distribution of energies among the gas molecules. Among some other names, van der Waal is the prominent scientist in this field. Following are the fundamental postulates of this kinetic theory of gases. अब हम पढ़ने लगे postulates। ठीक है। ये सवाल आ जाता है एग्जाम में सब्जेक्टिव के लिए, थोरेटिकली। ठीक है, कि इसके जो है वो आपने postulates लिखने हैं। सबसे पहला है, अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि आप इसी तरतीब से याद रखेंगे इनको, क्योंकि एक दूसरे से लिंक करता है। अभी आप देख लोगे, जो हम एक पढ़ेंगे ना, अगला उसका इफेक्ट होगा, अगला उसका इफेक्ट होगा। ठीक है। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन हैव मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी एक एक ही इनका जो है वो मॉलिक्यूल होता है। जैसे ऐसे ही जो डायटॉमिक होते हैं, आपको पता है, वो हम जब रिप्रेजेंट बनाते हैं तो उनको इस तरह करके, जैसे H2 है तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक, ट्रायोटॉमिक जैसे भी होंगे। ठीक है। तो तमाम की तमाम गैसेस जो हैं उनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम जो है वो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। The molecules of a gas move haphazardly, colliding among themselves and with the walls of the container and change their directions. ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, हैपहैज़र्डली कहते हैं, कोई भी डायरेक्शन ना हो जिसकी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन लेस होते हैं। कोई एक इधर को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, एक पीछे को जा रहा है, व्हाटएवर। इस दौरान जब वो मूव कर रहे हैं वो आपस में भी टकराते हैं, कोलाइडिंग देमसेल्व्स, और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स के साथ भी वो टकराएंगे। अब उन वॉल्स के साथ टकराने के नतीजे में क्या होगा? थर्ड जो पोस्टुलेट है वो है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. The collisions among the molecules are perfectly elastic.
एक तो बात ये है कि वो जब कंटेनर से वॉल से टकराएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। दूसरा, उनकी कुलेयंस बिल्कुल जो हैं परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक को अगर आप देखो ना, तो इलास्टिक को आप अगर इस तरह करके जो है आपने ऐसे करके पकड़ा है यहाँ से, और यहाँ से यूं करके खींच के आपने वापस छोड़ा है, तो एग्जैक्टली अपनी जगह पे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इनकी भी कुलेयंस ऐसी ही होती हैं। ये नहीं है कि मॉलिक्यूल ने यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू की है, वो इधर जाके वॉल से टकराया तो फिर दोबारा बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ वन, the molecules of a gas are widely separated from one another and there are sufficient empty spaces among them. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतनी दूर होते हैं कि उनके दरमियान में अब जगह बहुत खाली होती हैं। मतलब मेजॉरिटी अगर आप कंटेनर का हिस्सा देखेंगे तो आपको खाली ही नजर आएगा। The molecules of a gas have no forces of attraction for each other. उनके दरमियान में गैप इतना ज़्यादा होता है कि उनके दरमियान में कोई forces of attraction जो है वो नहीं होती हैं। The actual volume of molecules of a gas is negligible as compared to the volume of the gas. तो जो actual volume वो कैरी करते हैं वो होता है उनके मुकाबले में negligible. For example, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है, समझ लें 7-8 आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इनको इसी कंटेनर के अंदर ही आपने फिल कर दिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देख लीजिए इस कंटेनर के मुकाबले में ये हिस्सा बहुत ही छोटा है, ठीक है। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होने वाला, वो है निग्लिजिबल। उसके बाद जो है हमारा 7th पॉइंट है, द मोशन imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to the effect of continued collisions between them. यानी इनके दरमियान में जो मोशन के नतीजे में collisions होती हैं, उनके नतीजे में तो मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज होते ही हैं, लेकिन ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसका कोई भी असर जो है इसके ऊपर नहीं होता। And the last one is the average kinetic energy of the gas molecules varies directly as the absolute temperature of the gas. काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने पहले पढ़ा था क्या होता है, जो केल्विन स्केल में आएगा हमारे पास गैस का टेम्परेचर वो, ठीक है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मूव ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, कुलियाँ ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे ये है पासुलर यहीं तक की, ठीक है। आगे है कुछ हमारे यहाँ पे इसमें सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन ये भी वैसे ही बिल्कुल जैसे आप कोई भी इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं, ये भी इक्वेशंस ऐसे ड्राइव की हुई हैं। ऊपर हमने पढ़े हैं ना कि डिफरेंट लोगों का काम था, डिफरेंट लोगों ने किया सारा कुछ। अब वो उससे इसी से रिलेटेड जो हम इससे यूज़ करते हैं 3 इक्वेशंस हैं जो आपने पढ़नी, आपने इनको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। ये आगे जो हमने ना डिड्यूस करने हैं ना उसमें हमारे काम आएंगी। Keeping in view the basic assumptions given above, RJ clauses deduce an expression for the pressure of an ideal gas. Actually, pressure on the walls of the vessel is due to collisions. ये हम उसके postulate में पढ़ चुके हैं. Whenever the molecules move, they collide among themselves and with the walls of the container. और जब वो टकराते हैं उसके नतीजे में प्रेशर बनता है. Due to these collisions, force is exerted on the walls of the container. This force, when divided by the area of the vessel, gives force per unit area, which is called pressure. ठीक है, तो वो जो आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा P is equal to F/A, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर बात है ज़रा उससे थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ जो है हम प्रेशर फाइंड आउट कैसे करते हैं, PV is equal to 1/3 mNc² और बार ऊपर P क्या है, प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, 1/3 कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैस क्या है, सॉरी M क्या है, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और N नंबर हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाए थे ना, तो मैंने कहा था कि 7 मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए, तो N जो है वो क्या है, हो गए 7 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, ठीक है। और C² बार क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप मैथ के फॉर्मूले में मीन निकालते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी आपने वैसे ही मीन निकाल लेना है। अब जाहिर बात है एक जो इसका मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल कर रहा है ज़्यादा, मतलब वो यहाँ से टकराया, फिर यहाँ से आया, फिर इधर से टकराया, ये उसके मुकाबले में थोड़ा कम कर रहा है। तो हमने इन 7 जो हैं मॉलिक्यूल्स, इन सब की ही वेलोसिटी जो है उसको लेके उसका मीन निकाल लेना है, ठीक है। अब हम बात करने लगे मीन वेलोसिटी की कि वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। द आइडिया ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अंडर द गिवन कंडीशंस
don't have the same velocities. Rather, different velocities are distributed among the molecules. To understand it, study Maxwell's law of distribution of velocity. ये भी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये हमें किसने बताई थी, distribution of velocities, मैक्सवेल ने. If there are n1 molecules with velocity c1 and 2 molecules with velocity c2 and so on, तो हम क्या करेंगे, c स्क्वायर बार है, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर सो ऑन, जितनी भी आपके पास है, उसको हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. n1 कितने हैं, n2 कितने हैं, n3 कितने हैं. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये थे 2, ये था 1, ये थे 3, तो 3 + 1 + 2 कितना हो गया 4, 3 + 1 4 और 2 प्लस करेंगे 6, तो हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इन दिस रेफरेंस n1 + n2 + n3 = n, तो वो टोटल नंबर जो है वो n, यही वाला जो यहाँ टोटल नंबर था ये वही निकल आएगा आपके पास. C square bar is the average of the square of all the possible velocities when we take the square root of this C square bar. अगर हम इसका ऐसे करके ना अंडर रूट ले लेंगे तो ये कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CRMS से. तो CRMS जो है वो किसके इक्वल है, CRMS = 3RT/m अंडर रूट. 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगेन R आपको पता है जनरल गैस कॉन्स्टेंट है, T वही हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और M जो है वो मोलर मास ऑफ गैस है. जैसे अगर हाइड्रोजन का हम ले रहे हैं तो उसका 1.008 ले लेंगे, CH4 का ले रहे हैं तो उसका आ जाएगा 14 आ जाएगा. मतलब इसी तरीके से जो है वो हम लगा लेंगे जिसका भी मोलर मास गैस का लेना होगा. ठीक है, द इक्वेशन 15 इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. यानी ये अगर कांस्टेंट हो तो एक गैस का मोलर मास भी तो कांस्टेंट ही होगा. ये सारे अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टी के. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हायर द टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटर द वेलोसिटीज. काइनेटिक इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन गैस लॉज. अच्छा जी, अब गैस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने उसमें पढ़ा कि उन्होंने सारे जो हमने पहले लॉज सिंपली पढ़े थे उन्होंने उनको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से भी वेरीफाई करके बताया. अब वेरीफाई कैसे करना है, यानी हमने वही जो लॉज पढ़े थे उनको इन्हीं फार्मूलाज, ये जो हम इसकी इक्वेशंस हैं इसके हिसाब से उनको फुलफिल करना है हमने. ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहला जो करने लगे हैं वो है बॉयल्स लॉ. बुक को कर देते हैं थोड़ी देर के लिए बंद और हम करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉज. आज हम ना 2 ही पढ़ेंगे ताकि मिक्स ना हो. आज हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे इसलिए कि इनकी ना दोनों की सेम ही है, एक ही है, सिर्फ एंड से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मैं आपको बता दूंगी. अच्छा, बुक के अंदर जब होता है तो बुक के अंदर कुछ चीज़ें स्किप की हुई है तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं कि आपको पता है. आप ही इसकी जो करनी है वेरिफिकेशन के लिए डेरिवेशन वो एग्जैक्टली ऐसे ही करनी है कि स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप क्लियर करके लिखने हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपने अकॉर्डिंग टू लिख के पूरा पास्टुलेट जो है ना, ये पास्टुलेट नंबर 8 उसकी स्टेटमेंट लिखनी है. अब मैं पास्टुलेट 8 लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी पास्टुलेट 8 ही लिख देना. क्या था पास्टुलेट 8 हमारा, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. ठीक है, मैं उसको यहाँ पे अब मैथमेटिकली लिखने लगी हूँ और आपने जो है पास्टुलेट पूरा लिखना है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, और वी नो दैट, ये हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो मूव कर रही है कोई भी बॉडी है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv². ऐसा ही होता है. अच्छा, अब ये तो थी उसके लिए. अब हमारे पास मूविंग बॉडी एक नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना जो हमने लिए हुए थे और वो मूव कर रहे थे और सारा कुछ ही. तो हम यहाँ पे v समझ लें हम अपना वेलोसिटी के लिए. C² बार हमने अभी इस्तेमाल किया था ना, पीछे पढ़ा था हमने, PV =
1/3 mn c² के अंदर, कि c² हमारा क्या है, c² हमारे पास एग्जैक्टली वही है जो वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी किस चीज़ की, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मैं अभी आपको खोल लिया मैंने बुक, मैं उसमें से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए PV = 1/3 mn c² तो c² हमारे पास क्या आता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी तमाम की जितने भी हैं उसके साथ, ठीक। और अब हम यहाँ पे क्योंकि एक तो यूज़ नहीं कर रहे ना, यहाँ तो मूविंग बॉडी एक ही थी, तो हम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस्तेमाल करें, तो हमारा वी जो है वो चेंज हो जाएगा nc² बार से। तो हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, बल्कि यहाँ लिख लें, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ m, ये वही है जो इधर है, ठीक है। जनरली जो हम इस्तेमाल करें वही है, सिर्फ हमने अपने गैसेस के लिए हिसाब से बदल लिया है उसको, nc² बार कर दिया। c² भी एग्जैक्टली वही वेलोसिटी ही है, वो भी ऐसा नहीं है कि हमने उसी वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कुछ लिख दिया हो या एक्सेलरेशन लिख दिया हो या कोई और चीज़ ले आए हो, नहीं, वो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की जो है वेलोसिटी ही है एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा जी, अब हो गई हमारे पास दो इक्वेशंस, एक वो ये और दूसरी ये, ठीक है। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल हैं। तो अब हमने इक्वेट करना है इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हाफ mn c² बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा ही हो गया ना, मतलब आपने इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है और हाफ mn c² बार इज इक्वल टू KT आपके पास आ गया है, ठीक है। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन, इसको अब 1 और 2 थी तो इसको हम कह लेते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ ये बात लिखनी जरूरी है, आपने डायरेक्टली नहीं PV = 1/3 mn c² लिख देना, आपने यहाँ लिखना है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है, उसकी एब्रीवेशन है KMT मॉलिक्यूलर थ्योरी, वी नो दैट PV = 1/3 mn c² बार, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने करना ये है कि आपने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना। लीनियर इक्वेशन के लिए बन गया 3PV = mn c², ठीक है। अब आपने ये mn c² इधर और इधर है ना दोनों जगह, तो हमने इस mn c² की वैल्यू यानी ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ mn c² बार इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऐसे ही रहने दें, 3PV लगा दें अंदर, इधर आ गया KT, ठीक है, ओके। अब आप इसको चेंज कर लें, उसमें बना लें ये, यानी इधर, अच्छा मैं दोबारा लिख देती हूँ, 3/2 PV = KT, ठीक है। अच्छा अब इसको हम जो है वो जब इस तरफ लेके आएंगे तो जो इधर चीज़ डिवाइड हो रही है वो इधर आके मल्टीप्लाई, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आके अपोजिट हो जाएगी। PV = 2/3 KT। अब ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये भी हमने ऊपर देख लिया कि कांस्टेंट है। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, इन दोनों के कांस्टेंट के साथ ये व्हेन टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, इक्वेशन बिकम PV = कांस्टेंट, ठीक है। आपकी बुक के अंदर PV = K और ऊपर प्राइम दिया हुआ, ये प्राइम इसलिए होता है कि ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिराइव किया, जो हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था वो अलग था, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा तो हमने बॉयल्स लॉ की एक ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ एंड पे आपने फिर
बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी देनी, सिर्फ ये नहीं लिख के छोड़ देना, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट दे के फिर इसको छोड़ना है कि वेरीफाई हो गया है। ठीक है, आपने खुद देख लिया, हमने शुरू किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट से, हमने दूसरी जो इक्वेशन यूज़ की वो भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की थी, और उससे हमने वेरीफाई क्या किया, पीवी इज इक्वल टू के। अच्छा जी, ये तो था बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के लिए भी आपने बिल्कुल सेम यही वाली ही जो है वो डेरिवेशंस करनी है, वहाँ फ़र्क सिर्फ यहाँ से आ जाएगा, ये जो इस जगह से जो है वो आपके पास थोड़ा सा उसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना। यानी अगर आपने चार्ल्स लॉ के लिए भी करना तो भी आप यहीं से शुरू करेंगे, बुक में भी ऐसे ही लिया नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा कि उसी इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर लें, यही इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ से पूरा यहाँ तक लाना है, जब यहाँ तक लाना है इससे अगला एक स्टेप जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। हमारे पास इक्वेशन आ गई थी पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। ठीक है, हमने इसको अब क्या करना है, हमने इसको कर लेना v इज इक्वल टू 2/3 p/k/t। और अब हमने क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहां हमने लिखना है व्हेन प्रेशर केप्ट कांस्टेंट वी गेट v/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज चार्ल्स लॉ। और अगेन चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये तो हो गया बेटे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की जो वेरिफिकेशन थी वो हमने पढ़नी थी, वो हो गई है। अब ये कि मेरा इरादा तो था कि आपको बताने का कि ना उसको बता दूं आप लोगों को इसमें कि वो क्या क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। चले हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको बाकी दो जो रह गए उनको भी कर लेंगे और साथ वो भी डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप के वीडियोस आते हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी ऑलमोस्ट रात को के करीब करीब ना, तो आपने उसको बेशक डाउनलोड करके रख लें, उस टाइम ऑफलाइन भी आप सुबह उठ के देख सकते हैं, उस टाइम डाउनलोडिंग पे लगा दें, वो सुबह उठ के देख लें। सुबह आपने अपनी अटेंडेंस लगवानी है रोल नंबर के मुताबिक, यानी रोल नंबर 2 और साथ सेक्शन लिखना है S1 S2 बस। ठीक है, और कोई तफसील नहीं। और इसके अलावा कोई बात समझ में ना आए तो भी आपने व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है ना उसी पे ही करना है। मैं सुबह कोशिश करूंगी कि गूगल क्लासरूम को भी एक्टिव करूं, अगर तो हो गया तो ठीक है, वरना आप अपनी क्वेरीज अगर हो जाता है गूगल क्लासरूम एक्टिव तो उस पर कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बच्चा भी इररिलेवेंट गुफ्तगू फरमाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा उसमें से। और ये धमकी नहीं है सिर्फ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस पर अमल भी हो जाना है कल से। और ना मैंने कल से ना वो उसकी सेटिंग्स भी चेंज कर देनी है। बच्चे जो हैं उसमें वो बस आप कल का 4 बजे तक का आपके पास टाइम होगा, 4 बजे तक आप वीडियो देख के उसके बारे में जो भी सवाल करने हैं कर लें, उसके बाद ख़त्म। ठीक है ना, उसके बाद 4 बजे के बाद आप लोग उसके ऊपर कोई भी किस्म का कमेंट नहीं कर पाएंगे जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।